जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का जो है दोस्तों मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। पूर्णांक बच्चों आपको जो है 100 नंबर का मिलेगा और कक्षा 12 समाजशास्त्र विद्यार्थियों के लिए है। समय 3 घंटे 15 मिनट का। नोट बच्चों प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। पहले बहुविकल्पी, उसके बाद अतुल उत्तरी, उसके बाद में जो है दीर्घ उत्तरी और उसके बाद में जो है लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न, ये सब देखना है। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चनों को जो है हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धर्म का स्वरूप नहीं है? कौन धर्म का स्वरूप नहीं है? वर्ण धर्म, कुल धर्म, आश्रम धर्म, परधर्म। तो बच्चों आश्रम धर्म ये सब तीनों सही, लेकिन ये जो है परधर्म है, आश्रम धर्म का स्वरूप नहीं है। एक नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना किस सन में हुई थी? भारत की पहली जनगणना ये जो है किस सन में हुई थी? तो ये बच्चों 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने द्वितीयक संस्थाओं को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी बल्ब माना है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा टालकाट पर्सन्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो 4 का जो सही जवाब बच्चों हो जाएगा राष्ट्रवाद। सही जवाब जो है सा हो जाएगा। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 5 का सही जवाब आ हो जाएगा, पूर्वाग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देखेंगे। सत्य समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए बच्चों। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले। देखो सत्य की ज्योति जलाना है, ट्रिक से याद करेंगे हम लोग, सत्य की ज्योति जलाना है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों जो है वीपी बार्डिया ने जो है की थी। भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया था? तो 1960 से 70, यहाँ सही जवाब आ हो जाएगा। प्रबल जात की अवधारणा जो है किसने दी थी? तो ये जो है बच्चों एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 ईस्वी में पारित हुआ था। अब हम लोग जो है अतलगोत्री क्वेश्चन देखेंगे, जो है 3-3 नंबरी का आपको देखने को मिलेगा बच्चों अतलगोत्री प्रश्न। पहला है, समाज किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाज किसे कहते हैं? तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 11 देखेंगे। उत्तर बच्चों, समाज ऐसे लोगों का समूह है, समाज ऐसे लोगों का समूह है जो समान संस्कृति का सहभाजन करते हैं, यानी साथ साथ सहभाजन करते हैं। एक विशेष पारदेशी क्षेत्र रखते हैं तथा जिनका एक बच्चों पृथक मित्र होता अलग, पृथक एकीकृत अस्तित्व होता है, इसे कहते हैं बच्चों समाज। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखें, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? 3 नंबर को मिलेगा, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य एक औसत व्यक्ति के जीवन के संभावित वर्ष से है। इसकी जो है गणना जो है एक निर्धारित क्षेत्र तथा समयावधि में आयु विशेष मृत्यु दर के आंकड़ों के आधार पर जो है की जाती है। इसी को बच्चों कहते हैं जीवन प्रत्याशा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनजाति समुदाय से आप क्या समझते हैं? ताकि इस बच्चों इसके उत्तर देखेंगे हम लोग। जनजाति समुदाय से आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, जनजाति जिसको हम लोग यष्टि के नाम से जाना जाता है, जनजाति लोगों को भारतीय संविधान में जनजाति को यष्टिक समूह के नाम से जाना जाता है। जो बच्चों पहाड़ों वगैरह में रहते हैं, आप लोग समझ रहे हो जनजातियों को। देखो जनजाति एक ऐसे लोगों का, इसको काट दे रहे हैं, जनजाति एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। सामान्यतः बच्चों ये जो है जंगलों तथा पहाड़ियों में रहते हैं। सामान्यतः ये जंगलों तथा पहाड़ियों में रहते हैं। इनकी एक साझा संस्कृति होती है, इनकी जो है एक साझा संस्कृति होती है तथा ये आर्थिक रूप से जो है क्या होते हैं? पिछड़े होते हैं। आर्थिक बच्चों समझ रहे हैं, पैसे कौड़ी से आर्थिक रूप से क्या होते हैं? पिछड़े होते रहे जनजाति लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, आदिवासियों का संघर्ष दलितों के संघर्ष से किस प्रकार भिन्न है? ये भी 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। आदिवासियों का जो संघर्ष दलितों के संघर्ष बच्चों किस प्रकार भिन्न है? इसका हम लोग उत्तर देखेंगे।
देखो, आदिवासियों का संघर्ष दलितों के संघर्ष से भिन्न है। दलितों के संघर्ष से भिन्न है, क्योंकि आदिवासी जो है होते हैं, आदिवासी अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं और दलित अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करते हैं। अस्मिता में समझ लो इज्जत से संबंधित होता है, और दलित जो है अपनी क्या अस्मिता से जो है के लिए संघर्ष करते हैं। अब हम लोग बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर का जो आपको लघुत्तरीय प्रश्न कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की जो है आलोचना व्याख्या करें, आलोचनात्मक व्याख्या करें। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो 6 नंबर पर रहेगा। आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग जो है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करें, जिसका उत्तर देखेंगे। देखो, माल्थस ने इससे ऑन पॉपुलेशन में यह स्पष्ट किया कि मानव सदैव दरिद्रता की स्थिति में रहने के लिए दंडित किया गया है, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि को जनसंख्या में वृद्धि हमेशा पीछे कर देगी। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि कृषि का उत्पादन केवल अंकगणितीय गति से ही बढ़ सकता है। इस कारण समृद्धि में वृद्धि करने का एक ही रास्ता है, जनसंख्या का नियंत्रण। माल्थस इस संबंध में कृत्रिम निरोध जैसे विलंबित विवाह, यौन संयम अथवा ब्रह्मचर्य या फिर प्राकृतिक निरोध जैसे अकाल, महामारियाँ इत्यादि की बात जो है करते हैं। माल्थस के सिद्धांत की आलोचना। माल्थस के सिद्धांत का प्रबल खंडन यूरोपीय देशों के अनुभवों के आधार पर किया गया है। जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप परिवर्तित होने लगा, जन्म दर कम हो गया तथा महामारियों के प्रकोप पर नियंत्रण कर लिया गया। माल्थस का जो है अनुमान गलत साबित हुआ बच्चों, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के बावजूद खाद्य में जैसे गेहूँ चावल हो गया, खाद्य उत्पादन तथा जीवन स्तर में लगातार वृद्धि होती गई। उदारवादी तथा मार्क्सवादी विद्वानों का यह दावा है कि गरीबी आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण का कारण है। अब बच्चों हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 8 नंबर के मिलेगा। कितने अंकों का? 8 नंबर का। देखो 27 नंबर है, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को किस प्रकार जन्म दिया? आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। अथवा कर देखा, भारतीय जात व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। अथवा बच्चों करके देगा, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, तो हम लोग इसको करेंगे। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को किस प्रकार जन्म दिया, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे बच्चों। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को किस प्रकार जन्म दिया, अथवा औपनिवेशिक से आप क्या समझते हैं कि प्रभावों की विवेचना कीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग समझिए कि उपनिवेशवाद होता क्या है। जब एक देश दूसरे देश को पूरी तरह से जो है गुलाम कर लेता है बच्चों, तो उस काल को उपनिवेशवाद कहते हैं। जिससे अपने देश को, भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का जो है शासन स्थापित हो चुका था, यानी अंग्रेज जो है भारत को गुलाम बना दिए थे। तो उस समय जो काल हुआ करता था वो उपनिवेशवाद कहलाता था। तो आप लोग समझ गए उपनिवेशवाद क्या है। आइए बच्चों उत्तर हेडिंग डालेंगे हम लोग, उपनिवेशवाद। देखो, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेशवाद स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। इतिहास में प्रायः 15वीं शताब्दी से लेकर, शताब्दी जो होती है 100 वर्षों की, 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा। इस काल में यूरोप के लोगों ने, यूरोप क्या है बच्चों? यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेश बनाए। औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना का उदय, हेडिंग डालेंगे हम लोग, औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना का उदय। औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना को निम्न प्रकार जन्म दिया। नंबर 1, औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया बच्चों। नंबर 2, औपनिवेशिक शासन ने पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत को जो है परिचय कराया। नंबर 3, यद्यपि इस प्रकार की भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। नंबर 4, औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से जो है बच्चों भयभीत किया, है कि नहीं, जब हम लोग गुलाम थे। नंबर 5, औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का जो है सूत्रपात ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही हुआ। नंबर 6 है बच्चों, तेजी से बढ़ते शोषण तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व के साझे अनुभवों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता तथा बल प्रदान किया। इसने नए वर्गों तथा समुदायों का भी जो है गठन किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक था। अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए औपनिवेशिक शासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। नंबर 1,
उत्पादन में नई यांत्रिक तकनीकी का इस्तेमाल। नंबर 2, व्यापार में नई बाजार व्यवस्था का प्रारंभ। नंबर 3, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। नंबर 4, अखिल माने संपूर्ण, अखिल भारतीय स्तर पर लोक सेवा आधारित नौकरशाही का गठन। नंबर 5, लिखित तथा औपचारिक कानून का गठन। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जैसे बच्चों राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि। ये जो है बच्चों जब हमारा देश गुलाम था उस समय की बात है, उपनिवेश काल में ये सब हमारे देश के क्या थे, समाज सुधारक थे। और यह वह समय था जब भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ हो चुका था तथा आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण की शक्तियाँ भारत में जो है प्रवेश कर चुकी थी।